हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो टुडेज टॉपिक इज़ सेल एंड टिश्यू। ये हमारा जीएनएम का और बीएससी नर्सिंग का फर्स्ट ईयर का ही टॉपिक है और एक बेसिक कंसेप्ट है जो हमारा 12th क्लास की बायो में भी थोड़ा बहुत हमारा क्लियर हो जाता है। तो हमारा एक टॉपिक है सेल एंड टिश्यू, तो हम उसके बारे में आज बात करते हैं। जब बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल्स मिलते हैं तो वो एक टिश्यू बिल्डअप करते हैं, ठीक है। और उसी टिश्यू से हमारा ऑर्गन बनता है और उसी ऑर्गन से हमारा एक सिस्टम तैयार होता है। जैसे कि हमारी बॉडी में बहुत सारे सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम। तो ये जो सिस्टम है वो कैसे बनता है? वो बनते हैं इस प्रोसेस के थ्रू। एक सेल होता है, सेल टिश्यू। जब बहुत सारे सेल मिलते हैं जिनका सेम फंक्शन होगा, सेम सिमिलरिटी होगी, वो टिश्यू बनाएंगे और वही टिश्यू एक ऑर्गन को तैयार करता है और वही ऑर्गन एक सिस्टम को तैयार करता है। तो अब हम सेल की बात करते हैं। तो जो सेल है वो दो टाइप के होते हैं, ठीक है। वो आपको पता होना चाहिए, बेसिक है, 11th और 12th का ही है। सेल जो है वो दो टाइप के होते हैं, यूकारियोट्स एंड प्रोकारियोट्स। जो प्रोकारियोट्स होते हैं उसमें सेल मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। और जो हमारा सेल है वो दो टाइप का होता है। एक होता है प्रोकारियोटिक सेल, और दूसरा होता है यूकारियोटिक सेल, ठीक है। यह आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल बेसिक चीज़ है। तो जो सेल है वो दो टाइप के होते हैं, प्रोकारियोट्स, यूकारियोट्स। जो प्रोकारियोट्स है उसमें हमारा जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो एब्सेंट होती है, और जो यूकारियोट्स होते हैं उसमें हमारी सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो प्रेजेंट होती है। और अगर हम हमारी बात करें तो हमारा जो बॉडी है वो किस टाइप के सेल से बना हुआ है? तो यूकारियोटिक सेल से बना हुआ है, ठीक है। तो एग्जाम्पल में जो आएगा वो है एनिमल सेल, ठीक है। एनिमल सेल, प्लांट सेल। उसके बाद हम बात करते हैं सेल की। तो सेल जो है ना वो सबसे ज़्यादा छोटा एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। सेल इज़ द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। अगर सेल की डिफाइन आए तो सेल की डिफाइन यही है, सेल इज़ द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। स्मॉलेस्ट मतलब स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल है, लेकिन सबसे स्मॉलेस्ट जो है वो सेल ही है, ठीक है। और जब बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल्स जो सेम जिनका फंक्शन हो, सिमिलैरिटी हो, जब वो मिलते हैं तो वो टिश्यू को बिल्डअप करते हैं, टिश्यू को बनाते हैं, ठीक है। अब हम एक पॉइंट और देख लेते हैं कि जो सेल है वो किसने दिया था? रॉबर्ट हुक ने दिया था 1665 में। 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल को मतलब डिस्कवर किया था। और कौन से सेल को डिस्कवर किया था? डेड सेल को। रॉबर्ट हुक ने डेड सेल को डिस्कवर किया था। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेल की। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, गवर्नमेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जैसे कि लार्जेस्ट सेल जो है ह्यूमन बॉडी में वो क्या है? ओवम। लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी ओवम है। लॉन्गेस्ट सेल अगर आए तो वो न्यूरॉन है। और अगर नॉर्मल आए कि कोई भी सेल जो बड़ा है तो वो ऑस्ट्रिच का एग है, ऑस्ट्रिच एग। अगर ह्यूमन बॉडी में बात करी जा रही है तो वो ओवम है। इतना आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं जो सेल है वो किस चीज़ का बना हुआ है? तो बेसिकली सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को ही हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। उसके अंदर हमारा साइटोप्लाज्म होता है, ऑर्गेनेल्स होते हैं, ऑर्गेनेल एंड न्यूक्लियस। ऑर्गेनेल और न्यूक्लियस में क्या क्या आता है? हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के भी दो टाइप है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट एंड वैक्यूल्स। तो इतना आपका क्लियर होना चाहिए कंसेप्ट, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो मैंने राइट डाउन कर दिया। रॉबर्ट हुक ने हमारा क्या डिस्कवर किया था? सेल जो डेड सेल था। स्मॉलेस्ट सेल अगर ह्यूमन में बात करी जाए तो वो स्पर्म है, जो मेल में। और अगर लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बात करी जाए तो वो ओवा है, ओवम इज सेम थिंग, जो हमारा फीमेल में होता है। और अगर हमारा लार्जेस्ट सेल आया, और लार्जेस्ट सेल इन द वर्ल्ड, मतलब कुछ भी मेंशन नहीं है कि ह्यूमन बॉडी में या पूरे वर्ल्ड में, तो अगर मेंशन नहीं है तो ऑस्ट्रिच एग जो है वो लार्जेस्ट सेल है। और अगर लॉन्गेस्ट सेल की बात की जाए तो ह्यूमन बॉडीज़ में लॉन्गेस्ट सेल न्यूरॉन है। न्यूरॉन आपको न्यूरॉन है, ठीक है। उसके बाद हमने ये कुछ ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ा। और अब जो हमारा सेल है उसे हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। साइटोप्लाज्म जो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो सेल के अंदर मिलता है। एंड ऑर्गेनेल्स में हमारे क्या क्या आएंगे वो मैंने आपको बता दिया है। और न्यूक्लियस जो होता है वो सेल के बीचों बीच होता है, ठीक है।
अब हम बात करते हैं सबसे पहली चीज़ की, जो है हमारा सेल मेम्ब्रेन, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, जो मैंने आपको बता दिया। सेल मेम्ब्रेन जो है वो एक आउटर लेयर है सेल की। अब मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाऊंगी सेल का जब आपको मैं बता दूंगी, ठीक है। तो जो आउटर लेयर होती है सेल की, जो आउटर लेयर है उसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। और जो लेयर है वो 2 लेयर का बना हुआ है। एक पहला लेयर है फॉस्फोलिपिड विद प्रोटीन एंड दूसरा लेयर जो है वो कार्बोहाइड्रेट का बना हुआ है, ठीक है। और इसका काम क्या है, कोई भी चीज़ अंदर बाहर अगर आएगी तो वो इस लेयर के थ्रू ही आएगी। और अगर कोई भी चीज़ हमारे सेल के लिए अच्छी नहीं है वो उसमें एंटर होने का कोशिश करेगी, तो ये जो मेम्ब्रेन है ये फिजिकल बैरियर की तरह एक्ट करेगी, उसे एंटर नहीं होने देगी, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर हो जाना चाहिए। और उसके बाद हम बात करते हैं फॉस्फोलिपिड, जो हमने बात करी। फॉस्फोलिपिड जो लेयर सेल की जो होती है वो फॉस्फोलिपिड विद प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है, 2 लेयर की होती है, ठीक है। तो फॉस्फोलिपिड की बात करते हैं। 2 पार्ट में फॉस्फोलिपिड को हमने डिवाइड किया गया है। सबसे जो एक पार्ट होता है हेड, दूसरा पार्ट होता है टेल। जो हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है और जो टेल होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है। अब मैं इसका मतलब बताती हूँ। हाइड्रोफिलिक मतलब ये वाटर से अटैच होगा, और हाइड्रोफोबिक मतलब ये वाटर से डिटैच होगा, मतलब कि फोबिया। इसे हाइड्रो मीन्स वाटर और फोबिया मीन्स डर। तो इसे वाटर से अटैच होने में डर है, तो ये अटैच नहीं होगा वाटर से, और हेड जो है वो वाटर से जाके अटैच होगा, ठीक है। इतना समझ आ गया। और अब अगर फंक्शन की बात करें तो जो मैंने बताया कि इन एंड आउट प्रोसेस में काम आता है, चीज़ों को अंदर बाहर करने में फिजिकल बैरियर की तरह एक्ट करता है, कोई भी चीज़ इसके अंदर एंटर नहीं हो पाती है, ठीक है। और दूसरा क्या करता है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, जो भी मूवमेंट हो रही है ना पार्टिकल की, उसे क्या करेगा, कंट्रोल करके रखेगा। अब हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म की। तो मैंने जो बताया कि सेल के अंदर है ना बहुत सारे ऑर्गेनेल है। मान लो ये तो ऑर्गेनेल है, कोई माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, गोल्गी एपरेटस है। इसके बीच में ना एक वाटरी लिक्विड होता है, ठीक है। इसके बीच में एक वाटरी लिक्विड होता है, उस वाटरी लिक्विड को हम कहते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब जो तो मैंने जो साइटोप्लाज्म की बात करी थी और ऑर्गेनेल्स की बात करी थी वो ये है कि जो आउटर लेयर है, ये एक सेल है, इसकी जो आउटर लेयर है उसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसका जो फंक्शन है वो इन एंड आउट करना है, और 2 लेयर का बना होता है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन है 2 लेयर का बना होता है, फॉस्फोलिपिड विद प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट का। फिजिकल बैरियर की तरह काम करता है। ये हो गया। उसके बाद ये जो मैंने बनाया ये हमारे ऑर्गेनेल है, जैसे कि हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, ये सब, ठीक है। तो इसके बीच में है ना एक लिक्विड होता है, उस लिक्विड को हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। इस लिक्विड को हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। 90% ये लिक्विड जो होता है वो ऑर्गेनिक चीज़ों का बना होता है और 10% इनऑर्गेनिक का बना होता है। हमारे ऑर्गेनिक जो चीज़ें हैं वो क्या होगी, माल्टोस, सक्रोज, ठीक है। तो ये सब जो हमारे हैं ये ऑर्गेनिक है, और इनऑर्गेनिक में हमारा फॉस्फोलिपिड और ये सब आ जाएगा। उसके बाद फ्लूइड जो सेल के बीच में होता है, उस जो मैंने आपको बताया फ्लूइड सब्सटेंस होता है, लाइक वाटरी सब्सटेंस, फ्लूइड सब्सटेंस होता है, ठीक है। और जब जैसे मान लो ये एक सेल है, मान लो ये एक बैलून है, बैलून में हमने पानी भरा, तो जब हमने पानी भरा तो वो एक शेप में आ जाएगा। अगर वो पानी हम निकाल देंगे तो वो क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, ठीक है, दोबारा से कम हो जाएगा। सेम सेल का है कि अगर इस सेल में साइटोप्लाज्म है जब भी ये सेल एक शेप में है, ठीक है। अगर सेल में से वो साइटोप्लाज्म निकल गया तो ये सेल जो है वो श्रिंक हो जाएगा, इसका कोई शेप नहीं रहेगा। और इसके अंदर ऑर्गन्स भी है, तो उन ऑर्गन्स को वो ऑर्गन्स का भी एक फंक्शन है, हर एक ऑर्गन का, ऑर्गेनेल्स का, हर एक ऑर्गेनेल्स का अपना अपना फंक्शन है, तो वो अपना काम भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो साइटोप्लाज्म हमारे सेल के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसके फंक्शन क्या है। तो जैसा मैंने बताया शेप प्रोवाइड कर रहा है, इसी के अंदर बाकी जो ऑर्गेनेल्स है उनकी ग्रोथ हो रही है ना। और इसी के अंदर एंजाइमेटिक एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ काम करती है, जैसे कि कोई भी ऑर्गेनेल है वो इसी के अंदर तो काम कर रहा है। अगर ये नहीं होगा तो जो मान लीजिए ये सेल है ऐसे ऐसे, इसमें जब साइटोप्लाज्म एंटर हुआ, जब भी तो ये ऐसे हुआ और इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल आए। अगर साइटोप्लाज्म निकल गया तो दोबारा से ये सेल इतना सा हो जाएगा, इसमें फिर फंक्शंस हो ही नहीं पाएंगे। तो इसी के अंदर हमारे एंजाइमेटिक एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो है वो काम करती है, ठीक है। अब हम ऑर्गेनेल्स पे आते हैं। तो सबसे पहला है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो रोबोट ने 1886 में दिया था, और इसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। इसका काम क्या है, हमें पावर प्रोवाइड करना, एनर्जी प्रोवाइड करना इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, इन द फॉर्म ऑफ
एटीपी। एटीपी के फॉर्म में ये हमें क्या करता है, पावर प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब सेल जो है वो 2 एटीपी रिलीज करेगा। जब सेल अगर 2 एटीपी रिलीज करता है तो सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो उस टाइम पे 34 एटीपी रिलीज करता है, और टोटल एटीपी कितना हो जाता है, 36 एटीपी। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी, पावर कौन प्रोवाइड कर रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अब कुछ सेल जिनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, वो कौन से मतलब ऑर्गन है, कौन से सेल है, इसके हम बारे में हम बात करेंगे। तो वो है लीवर। लीवर के अंदर सबसे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। मसल्स के अंदर सबसे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। स्पर्मेटोजोआ के अंदर सबसे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। स्पर्मेटोजोआ स्पर्म के उसको कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें 2 मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। ऐसे एक माइटोकॉन्ड्रिया और उसमें 2 मेम्ब्रेन होती है। तो जो आउटर लेयर होती है वो स्किन जैसी होती है, और उस स्किन जैसी लेयर को हम कहते हैं सी फेस, और जो इनर लेयर होती है उसे हम कहते हैं क्रिस्टे, क्योंकि ये ऐसी फोल्ड होगी, ठीक है। मैं आपको है ना हर एक उसका एक डायग्राम अभी दिखा दूंगी। तो मैंने यहाँ पे है ना एक डायग्राम बना दिया जिससे आपको थोड़ा समझ आ जाएगा। तो जो आउटर लेयर है, जैसा मैंने बताया, ये एक आउटर लेयर है जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन 2 लेयर से मिलके बना होता है, और वो 2 लेयर कौन सी है, फॉस्फोलिपिड विद प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, 2 लेयर्स का बना होता है। और जो फॉस्फोलिपिड है, एक मैं डायग्राम वो दिखा देती हूँ। ये डायग्राम है, ये है ऐसे ही इसी फॉर्म में जो है लेयर बनी होती है, ठीक है। क्योंकि फॉस्फोलिपिड विद प्रोटीन हमने पढ़ा ना कि ये लेयर होती है, तो फॉस्फोलिपिड ऐसा ही दिखता है, और ऐसे ही ये एक लेयर है, ऐसे ही पूरे सेल की ये ऐसी ही लेयर होती है, ठीक है। तो जो ऊपर वाला पोर्शन होगा वो होगा हाइड्रोफिलिक, ये वाटर को क्या करेगा, अटैच करेगा अपने आप से, ठीक है। और जो अंदर वाला पोर्शन होगा ना वो हाइड्रोफोबिक होगा, ये वाटर को अटैच अपने आप से नहीं होने देगा, ठीक है। तो आपको यही चीज़ समझनी है। उसके बाद जैसे आउटर लेयर का मैंने बता दिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, और इसका एक फंक्शन है कि कोई भी चीज़ अंदर जा रही है, बाहर जा रही है, तो वो इसी के थ्रू जाएगी, और ये एक फिजिकल बैरियर की तरह एक्ट करेगा, मतलब जो हार्मफुल चीज़ होगी सेल के लिए उसे ये अंदर नहीं आने देगा, ठीक है। और इन एंड आउट प्रोसेस भी इसकी वजह से ही होगा। सेकेंड हमने पढ़ा था साइटोप्लाज्म, जो इसके अंदर जो लिक्विड पाया जाएगा उसे हम साइटोप्लाज्म कहेंगे। और साइटोप्लाज्म का जो काम है वो क्या है, साइटोप्लाज्म के अंदर ही देख रहे हो ना सारे के सारे ऑर्गेनेल्स है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम हो गया, राइबोसोम हो गया, गोल्गी एपरेटस हो गया, ठीक है। तो जो इसमें साइटोप्लाज्म है, उस साइटोप्लाज्म के अंदर ही सारे के सारे ऑर्गेनेल्स जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। तो अगर ये साइटोप्लाज्म निकल गया तो ये ऑर्गेनेल्स जो है, मतलब ये जो सेल है वो श्रिंक हो जाएगा, तो जो ऑर्गेनेल्स है वो भी अपने काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये साइटोप्लाज्म जो हमने सेकंड पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया ये, ठीक है, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है। इसके जो आउटर लेयर होती है 2 लेयर का बना होता है। जो आउटर लेयर होती है उसे हम सी फेस कहते हैं, और जो इनर लेयर जो फोल्डिंग्स है उसे हम क्रिस्टे कहते हैं, ठीक है। और इसका काम क्या है, एटीपी को मतलब एटीपी का प्रोडक्शन करना, ठीक है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो गोल्गी एपरेटस है। इसके अंदर गोल्गी एपरेटस होता है, राइबोसोम होते हैं, लाइसोसोम होते हैं। इनके बारे में भी हम डिटेल में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, इनके फंक्शंस के बारे में, ठीक है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम है। जो इनर लेयर है उसे हम क्रिस्टे कहते हैं, जो आउटर लेयर है उसे हम सी फेस कहते हैं, और जो इसके बीच में दोनों लेयर्स के बीच में स्पेस होती है उसे हम इंटरमेम्ब्रेन स्पेस कहेंगे, ठीक है। उसके बाद जो मेन फंक्शन है मैंने बता दिया, एटीपी को प्रोड्यूस करना इसका मेन फंक्शन होता है। इसके अंदर हमारा सिंथेसिस होगा, मतलब किसी भी चीज़ का सिंथेसिस होगा और ब्रेक डाउन होगा, और वो दोबारा से रिसाइकल होगा सेल के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं राइबोसोम की। तो राइबोसोम जो है वो स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर है जो 2 चीज़ का बना होता है, आरएनए और प्रोटीन का। और राइबोसोम को हम प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल भी कहते हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम को हम प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि राइबोसोम का काम क्या है, प्रोटीन की सिंथेसिस करना, प्रोटीन को बनाना। तो जो राइबोसोम का फंक्शन है वो सिर्फ यही है कि वो प्रोटीन को बनाता है, ठीक है। राइबोसोम जैसे मैंने बताया सेल 2 टाइप के होते हैं, प्रोकार्योटिक एंड यूकार्योटिक। मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि सेल 2 टाइप के होते हैं, प्रोकार्योटिक एंड यूकार्योटिक। यूकार्योटिक में मैंने आपको एग्जांपल दिया था प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, जैसे कि हम यूकार्योटिक सेल्स होते हैं हमारे अंदर। और जो प्रोकार्योटिक होता है उसमें आएगा आपका एल्गी, बैक्टीरिया, ये सब आएंगे, ठीक है। तो जो प्रोकार्योटिक है मतलब कि एल्गी वगैरह, उसमें 70S इसके कुछ फॉर्म होते हैं राइबोसोम की, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि जो प्रोकार्योटिक है उसमें 70S राइबोसोम मिलते हैं, और जो यूकार्योटिक्स होते हैं उसमें 80S मिलते हैं, ठीक है। और जो प्रोटीन है वो कहाँ से आएगा, प्रोटीन एमिनो एसिड से सिंथेसिस करता है, ठीक है। जो राइबोसोम है वो प्रोटीन को कहाँ से सिंथेसिस करेगा, एमिनो एसिड से।
और एमिनो एसिड भी दो टाइप के होते हैं, आपको पता होगा, एसेंशियल एमिनो एसिड एंड नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। एसेंशियल एमिनो एसिड जो हमारी बॉडी में पहले से है, और नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड जो हम बाहर से अपनी बॉडी में लेते हैं, ठीक है, जैसे कि सप्लीमेंट्स के तौर पे। उसके बाद हम बात करते हैं न्यूक्लियस की। हमने अभी सेल पढ़ा, उसमें हमने एक छोटा सा सर्कल दिखा था जिसे हम न्यूक्लियस कह रहे थे। न्यूक्लियस प्रॉपर ऐसा स्ट्रक्चर में होता है, और जो आउटर लेयर होती है उसे हम न्यूक्लियस की लेयर है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवेलप कहेंगे। और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर एनवेलप के बीचों बीच में पोर्स होते हैं, ठीक है, यहाँ से चीज़ें अंदर बाहर आ सकती है, न्यूक्लियर पोर कहेंगे। और जो इसके अंदर भी जैसे साइटोप्लाज्म था तो इसके अंदर भी फ्लूइड है, उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे। और ये जो है हमारा वो न्यूक्लियोलस है, और यहाँ पे जो हमारे ये है क्रोमेटिन, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस का डायग्राम है। लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनील है, इसे ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं क्योंकि इसका काम क्या है, इंफॉर्मेशन को कैरी करना है, इसलिए हम इसे ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं। इसके अलावा इसका काम है डीएनए को भी कैरी करना, और डीएनए हमारा क्या है, जेनेटिक मटेरियल, इसलिए हम इसका जो फंक्शन वो क्या है, वो है कि ये डीएनए को और इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो किससे बना होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, हमेशा है ना इसके पास में ही होगा, ठीक है, और इसी से वो ओरिजिनेट होता है, इसी से वो बनता है। सेल के अंदर आप डायग्राम बनाओगे तो जस्ट इसके पास में होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और वो दो टाइप का होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब स्मूथ और रफ में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बताऊंगी। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम एब्सेंट होता है, ठीक है। अगर राइबोसोम एब्सेंट है तो प्रोटीन का सिंथेसिस भी यहाँ पे नहीं होगा। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ पे प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। उसके अलावा अगर राइबोसोम एब्सेंट है, प्रोटीन का तो सिंथेसिस नहीं हो रहा है, लेकिन और चीज़ों का तो सिंथेसिस होना चाहिए, तो वो किस चीज़ का होगा, लिपिड का, स्टेरॉइड का, कोलेस्ट्रॉल का, ठीक है। अगर आता है कि किस किस चीज़ का स्मूथ एंडोप्लाज्मिक सिंथेसिस करता है, तो लिपिड, स्टेरॉइड एंड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। इसके अलावा डिटॉक्सिफिकेशन में भी ये काम आता है। डिटॉक्सिफिकेशन मतलब जो अनएसेंशियल चीज़ें होती है उससे बॉडी से बाहर निकालना, ठीक है। तो जो राइबोसोम है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे अटैच होता है, कौन से पार्ट पे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। अगर वो जो डिफरेंस है बुक्स में आपने देखा होगा, उसमें टोटल यही लिखा हुआ है कि एक साइड प्रोटीन एब्सेंट है, एक साइड प्रोटीन प्रेजेंट है। जहाँ पे प्रोटीन राइबोसोम एब्सेंट है और राइबोसोम प्रेजेंट है। फिर सेकंड पॉइंट वही है कि राइबोसोम अगर एब्सेंट और प्रेजेंट है तो उसी बेसिस पे प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है। अब यहाँ पे प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं हो रहा है तो लिपिड सिंथेसिस हो रहा है, वहाँ पे लिपिड का सिंथेसिस नहीं हो रहा। यहाँ पे स्टेरॉइड का सिंथेसिस हो रहा है, यहाँ पे स्टेरॉइड का सिंथेसिस नहीं हो रहा। यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल का हो रहा है, यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल का नहीं हो रहा। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा है, रफ में नहीं हो रहा। तो बस ऐसे ही पॉइंट्स को बढ़ा दिया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं गोल्गी एपरेटस, गोल्गी बॉडीज। गोल्गी एपरेटस को गोल्गी बॉडीज भी कहा जाता है। और उसके अलावा इसका काम है लाइजोसोम का फॉर्मेशन करना। लाइजोसोम का फॉर्मेशन करना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज़ को याद रखना। इसके अलावा ये ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज और डिस्पैच करता है प्रोटीन का। इसका मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे कि फ्लिपकार्ट है, अगर हम फ्लिपकार्ट से कोई भी पार्सल मंगा रहे हैं तो वो एक बहुत बड़े एक बॉक्स में देंगे। उस बॉक्स के अंदर कुछ थर्माकोल का होगा या पेपर्स होंगे, मतलब जो ज़रूरी सामान है उसे अच्छे से रैपिंग करना। तो सेम जैसे प्रोटीन है, प्रोटीन का जो ज़रूरी सामान है वो देखता है गोल्गी एपरेटस की इसकी सेल में ज़रूरत है या सेल से बाहर ज़रूरत है, वो उसे अच्छे से पैक करेगा, स्टोर करेगा और डिस्पैच कर देगा जहाँ पे भी उसकी ज़रूरत होगी। उसके बाद आता है सेंट्रोसोम। सेंट्रियोल्स से जैसे ये सेंट्रियोल्स है, जब दो सेंट्रियोल्स मिलते हैं, ये एक सेंट्रियोल हो गया, ये दो सेंट्रियोल हो गए, जब दो सेंट्रियोल ऐसे मिलेंगे तो उसे हम सेंट्रोसोम कहेंगे। और सेंट्रोसोम का काम क्या है, क्रोमोसोम की मूवमेंट करना। सेल डिवीजन हो रही होगी तो क्रोमोसोम जो मूव करते हैं वो सेंट्रोसोम के थ्रू ही करते हैं। उसके बाद आता है लाइजोसोम। लाइजोसोम को हम सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी कहते हैं। सुसाइडल बैग ऑफ द सेल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हमारा लाइजोसोम है, इसके अंदर हमारा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये जिस भी सेल पे अपना ये एंजाइम जो है वो डाल देगा, वो सेल वहीं की वहीं क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम इसे सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी कहते हैं। तो बाकी जितने भी ऑर्गेनेल है ना वो डर के रहते हैं कि भाई लाइजोसोम है, लाइजोसोम के पास पावर है, वो हमें कभी भी मार सकता है। तो सारे सेल जो है वो अच्छे से काम करते हैं। और अगर कोई सेल अच्छे से काम नहीं कर रहा है या मतलब सेल की डेथ हो गई है तो उसे क्या करेगा, लाइजोसोम अपने अंदर ले लेगा, मतलब कि उस पर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम डाल देगा और वो क्या हो जाएंगे, डेथ हो जाएगी। और अगर डेथ ही है तो उसे अपने अंदर ले लेगा, ठीक है। उसके अलावा इसे हम क्या कहते हैं,
प्लियोमॉर्फिक सेल कहते हैं। प्लियोमॉर्फिक सेल ऑर्गन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके पास एबिलिटी होती है, ये अपने ना शेप को चेंज कर सकता है, ठीक है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? प्लियोमॉर्फिक सेल ऑर्गन। सो यहाँ पे है ना दो टर्म्स है, एक है ओटोफैगोसोमी। ओटोफैगोसोमी का मतलब है कि जो फॉरेन ऑर्गेनिज्म लाइसोसोम के अंदर या सेल के अंदर प्रेजेंट करने की ट्राई करेंगे, लाइसोसोम उस पर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम छिड़क देगा और वो वहीं की वहीं मर जाएंगे, ठीक है। दूसरा है ऑटोलाइसिस। ऑटोलाइसिस में लाइसोसोम क्या होता है, कई बार लाइसोसोम क्या करता है कि उसे खुद का ही नहीं पता होता, उसी में ही कुछ डिफेक्ट आ जाता है कि वो है ना सारे जो नॉर्मल सेल्स है ना, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, वो नॉर्मल है, वो अपना काम टाइम से कर रहे हैं, फिर भी उन पे क्या करेगा? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम को छिड़क देगा, जिसके वजह से वो जो नॉर्मल सेल है वो भी डिस्ट्रॉय होने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। अगर सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, ग्रेवयार्ड ऑफ द सेल, मतलब कुछ भी आए तो उसे हम लाइसोसोम ही से जानते हैं। तो कई बार लाइसोसोम ना होके उसका दूसरा नाम भी हो सकता है, तो इस चीज़ का आप थोड़ा ध्यान दें, ठीक है। इसके बाद मैं पार्ट 2 में एक को डालूंगी इसका टॉपिक जो है टिश्यू, क्योंकि अब वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए फिर टिश्यू मैं सेकंड पोर्शन में डाल दूंगी, ठीक है। तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना एंड कमेंट करना अगर आपको अच्छा लगा हो तो। थैंक यू।